आज हम तनाव प्रबंधन तकनीक के संज्ञानात्मक पुनर्गठन के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही समय प्रबंधन के बारे में जानेंगे। चलिए तो हम लोग संज्ञानात्मक पुनर्गठन के बारे में जानते हैं। ये मेनली विचार प्रक्रिया को बदलना है मेनली, ठीक है। जानते हैं शब्दों में इसे क्या कहते हैं। संज्ञानात्मक पुनर्गठन को व्यक्ति के रचनात्मक एवं यथार्थवादी विश्वास को बढ़ाता है, जो कि संज्ञानात्मक आकलन की आशंका को कम करता है तथा नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होने वाले तनाव को बदलने की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक पुनर्गठन में मुख्य रूप से विचार प्रक्रिया को बदलना और इसे अधिक तर्क संगत और सकारात्मक बनाना सम्मिलित है। जैसे कि किसी परीक्षा में किसी छात्र को बहुत कम अंक आते हैं, तो वह स्वयं को असफल समझने के बजाय वह एक सीख ले सकता है और अगली बार बेहतर प्रयास करने का निर्णय ले सकता है। इस संदर्भ में तर्क संगत संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा की एबीसीडी तकनीक है, जिसे एल्बर्ट एलिस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आज हम एबीसीडी तकनीक के बारे में भी जानेंगे। ए बी सी डी ई, यहाँ पर ए का मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट है, बी का मतलब बिलीव, सी का मतलब कॉन्सिक्वेंस, डी का मतलब डिस्प्यूटिंग एंड ई का मतलब इफेक्ट है। तो चलिए जानते हैं। तो एबीसीडी तकनीक में पहला है उत्प्रेरक घटना, मतलब जो घटना हो रही है, फिर उस पर बिलीव कैसा होता है, मतलब कि धारणा कैसी है उस पर, फिर अगर वो तर्कसंगत है कि तर्कहीन है। अगर तर्क संगत है तो वो संयोगात्मक होगा, और तर्कहीन है फिर भी उससे संयोगात्मक होगा, पर व्यवहार में चेंजेस आएंगे। व्यवहारात्मक है तो ठीक है, व्यवहारात्मक है तो उस पर तर्क वितर्क होगा, जैसे योजना होगा, विभेद करना होगा या फिर वाद विवाद होगा, और फिर उसका इफेक्ट पड़ेगा कि वो क्या करता है, फिर वो परिणाम होगा, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग जल्दी ठीक से समझ नहीं पाएंगे, तो हम लोग आगे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्य में प्रस्तुति के दौरान गलती करना, ठीक है, गलती होता है किसी कार्य में भी, ठीक है। तो अब उसके मन में विचार होता है कि यह कभी कभी होता है या फिर अपने आप को गलत मानेगा, मैं अयोग्य हूँ, हो गया तो ठीक है। अब परिणाम, अगर कभी कभी होता है तो थोड़ा सा उदास अनुभव करेगा। अगर वो ऐसा मान लेता है कि मैं अयोग्य हूँ, तो वो उदास या फिर खून खून खीन अनुभव करेगा, मतलब अपने आप को स्ट्रेस में ले जाएगा, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा उदास होकर अनुभव करता है, तो अगली बार और मेहनत करेंगे करेगा और सोचेगा इसके बारे में, ये और अगली बार मेहनत करेंगे। पर अगर उदास है और खिन्न है अनुभव कर रहा है, तो वो हार मानेगा और भविष्य में प्रस्तुति देने से बचेगा, मतलब उस चीज़ को करने से बचेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है एबीसीडी टेक्निक। इससे विचार बदल सकते हैं। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में भी हम कई उत्प्रेरक घटनाओं के सामने आएंगे, जो हमारे धारणाओं को जागृत करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे पास इन उत्प्रेरक घटनाओं के प्रति अधिक तर्कसंगत दृष्टिकोण है। यह बदले में हमें प्रभावी तरीके से तनाव का प्रबंधन करने में सहायता करेंगे। अब हम जानेंगे समय प्रबंधन के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि समय समय के कारण भी लोग तनाव में होते हैं, तो समय प्रबंधन के बारे में जानना आवश्यक है, ठीक है। और यह किस प्रकार से समय प्रबंधन तनाव को कम करने में किस तरह से प्रभावी है, उसके बारे में भी देखते हैं। समय का प्रभावी और व्यवस्थित प्रबंधन तनाव प्रबंधन की कुंजी हो सकता है। समय एक बहुमूल्य संसाधन है और समय में प्रबंधन मूल रूप से समय का सबसे अच्छा उपयोग करना सम्मिलित है। इसमें नियोजन, समय की बर्बादी को नियंत्रित करना, समय का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न तकनीकों के कार्यान्वयन के साथ साथ मूल्यांकन करना भी सम्मिलित है, जो किसी को सुधारने में सहायता कर सकता है। सीवर्ट, जो कि एक वैज्ञानिक है, समय प्रबंधन को व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए जिम्मेदारियों के निर्धारण, प्राथमिकता और निष्पादन के रूप में बताते हैं। ये जो परिभाषा है, इनके मुख्य पहलू हैं प्राथमिकताकरण, समय निर्धारण एवं निष्पादन। तो जानते हैं कि प्राथमिकताकरण क्या है। प्राथमिकताकरण में कार्यों और जिम्मेदारियों को उनकी प्राथमिकता
महत्वपूर्णता और आवश्यकता के अनुसार सूचीबद्ध करना सम्मिलित है। यहाँ यह अंतर आवश्यक है कि क्या आवश्यक है और क्या महत्वपूर्ण है। स्टीफन कोवे, जो कि एक वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा प्रस्तावित समय प्रबंधन मैट्रिक्स जो अत्य आवश्यकता और महत्व पर आधारित है, जो कि हम समय प्रबंधन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। अगला है समय निर्धारण। समय निर्धारण प्रत्येक कार्य के लिए समय नियत करने से संबंधित है। यह मुख्य रूप से बताता है कि कार्यों को सही समय पर कैसे पूरा किया जाए और उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे एक समय निर्धारण में टेक्निक है क्लस्टरिंग या समूहीकरण। इसमें कार्य को एक साथ समूहीकृत कर दिया जाता है, जैसे बैंक से संबंधित कार्य हो गया। अगला टेक्निक है टाइम बॉक्सिंग। इसमें सत्रीय कार्य लिखने के लिए आवंटित किया जा सकता है, आदि और भी हो सकते हैं। आगे जानते हैं कार्यान्वयन के बारे में। यह वास्तव में कार्य को पूरा करना है, क्योंकि योजना और समय निर्धारण पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार किसी को कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित होने की आवश्यकता है। स्वयं को प्रेरित करने का एक तरीका प्रत्येक पूर्ण कार्य करने के लिए स्वयं को पुरस्कृत करना है। ये पुरस्कार मूर्त या अमूर्त, छोटे या बड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राथमिकताकरण में एक टेक्निक आया था समय प्रबंधन मैट्रिक्स, उसके बारे में जानते हैं। इस मैट्रिक्स में कार्य की अत्यावश्यकता और महत्वपूर्णता के आधार पर 4 भाग होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही है समय प्रबंधन मैट्रिक्स। इसमें पहले चतुर्थांश में ऐसे कार्य सम्मिलित हैं जो तात्कालिक महत्व के हैं। इन कार्यों को पूरा किया जाना आवश्यक है। ये ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ प्रबंधित करने की आवश्यकता है। ऐसे कार्य प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जैसे यदि किसी व्यक्ति के परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, यानी उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। दूसरा चतुर्थांश है, उसके कार्य महत्वपूर्ण हैं लेकिन अत्यावश्यक नहीं है। हालांकि इन गतिविधियों पर किसी का ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन्हें किया जाना महत्वपूर्ण होता है। इन कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे उन लक्ष्यों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं जो दीर्घकालिक हैं। जैसे प्रतिदिन व्यायाम करने से किसी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और दीर्घकालिक लाभ होंगे। तीसरा चतुर्थांश है, ये आवश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। ये ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे बचा जा सकता है, उन्हें प्रत्यायोजित किया जा सकता है। ठीक है, इस चतुर्थांश को ढकोसले के चतुर्थांश के रूप में भी जाना जाता है। चौथा व अंतिम चतुर्थांश है, तत्काल और महत्वपूर्ण नहीं है और उससे समय की बर्बादी हो सकती है और इसे टाला जा सकता है। समय प्रबंधन मैट्रिक्स प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करने के लिए किसी के जीवन में सहायता कर सकता है। समय प्रबंधन तकनीक का ही एक दूसरा पहलू है या पॉइंट है नियोजक प्रणाली, मतलब प्लानर। समय प्रबंधन की प्रमुख तकनीकों में से एक है नियोजक प्रणाली। यह प्रणाली व्यक्ति के समय को अधिकतम उपयोगी बनाने में सहायता कर सकती है। यह नियोजक प्रणाली एक डायरी या एक नोटबुक या किसी अन्य रूप में हो सकती है जो किसी को सुविधाजनक लगती है। इन दिनों नियोजक प्रणाली या प्लानर मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर भी बनाए जा सकते हैं। वास्तव में आज कई फ़ोन कंपनियों के पास डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के रूप में भी नियोजक है। नियोजन न केवल एक दिन में की जाने वाली गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेगा, बल्कि गलत तरीके से गलत समय पर कार्य करने वाली गतिविधियों को रोकने में भी सहायता करेगा। इसके अलावा यह व्यक्ति का ध्यान उन गतिविधियों पर केंद्रित करेगा जिन्हें विशेष रूप से प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। नियोजक प्रणाली में 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है।
कार्यों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। उनमें टिप्पणी, अनुवर्ती सूचना को अंकित किया जा सकता है। लक्ष्यों और मूल्यों का उल्लेख किया जा सकता है। पता, फ़ोन नंबर, जन्मदिन आदि जैसे सूचना का उल्लेख किया जा सकता है। और स्थिति के अनुरूप ढलने वाला हो सकता है। समय प्रबंधन तकनीक का सिर्फ ये नहीं है कि आपको समय के चक्कर में आपको बांध कर रखे, ठीक है। समय प्रबंधन का ये भी काम है कि वो समय बर्बाद करने वाले कारकों को भी रोके, ठीक है। तो बात करते हैं समय बर्बाद करने वाले कारकों को रोकने पर। समय प्रबंधन का एक और तरीका है समय बर्बाद करने वाले कारक को रोकना। मेल और ईमेल समय बर्बाद करने वाले कारक हो सकते हैं। किसी भी कागजी कार्य को इकट्ठा न होने देना अच्छा है। जब भी आपको कोई मेल या ईमेल प्राप्त होता है तो एक बार पूरी तरह से उसको पढ़कर फिर तय कीजिए कि क्या किया जाना है। इस प्रकार उन्हें या तो दायर किया जा सकता है या उसका उत्तर दिया जा सकता है और किसी को पारित किया जा सकता है, या यदि कोई महत्वहीन है तो उसका निपटारा किया जा सकता है। कभी कभी लोग भी समय बर्बाद करने वाले कारक हो सकते हैं। इस स्थिति में स्थिति को नाजुक तरीके से संभालने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को विनम्रता से और विशेष गैर व्यंग्यात्मक रूप से या आरोप लगाए बिना किसी अन्य समय मिलने या एक संक्षिप्त बातचीत के लिए कहा जा सकता है। इसी में एक पाठ है प्रत्यायोजन। प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करने के लिए जब भी संभव हो प्रत्यायोजन का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्यायोजन कुछ और नहीं बल्कि किसी और को कार्य सौंपना है। इसी का एक अगला पॉइंट है विलंबन से निपटना। प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करने के लिए किसी को विलंबन से निपटने की आवश्यकता है। विलंबन में कार्य या गतिविधियों में जानबूझकर स्थगन या देरी सम्मिलित है। सूचना की कमी, सावधानी इत्यादि तनाव के कुछ वैध कारण हो सकते हैं। हालांकि कुछ अनुचित कारणों जैसे अनिश्चितता, कार्य को संभालना मुश्किल प्रतीत होना और पूर्णतावाद इत्यादि के कारण भी विलंबन हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति चीज़ों को अपने हाथ में लेने के बजाय उन्हें होने की प्रतीक्षा करता है। विलंबन से कुछ प्रकार है उससे निपटा जा सकता है। कुछ समस्याएं जो कठिन प्रतीत होती हैं उन्हें किसी के अधिकतम शारीरिक सतर्कता के समय, जब मन और शरीर में ताजगी हो और वह सतर्क हो, उस समय उसे निपटाया जा सकता है। कुछ कार्य जो कठिन प्रतीत होते हैं उन्हें छोटे छोटे कार्यों में तोड़ा जा सकता है और दैनिक आधार पर किए जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाए रखें और एक विशिष्ट लक्ष्य रखें। इससे भी हो सकता है। पूर्णतावाद से बचें। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता लें। इससे भी विलंबन से जल्दी निपटा जा सकता है।